अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सजल। उम्मीद करती हूँ सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे BT 401 का 8th लेक्चर। हमारा टॉपिक है एक्सटिंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये वीडियो लाजमी पूरा देखिएगा। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सटिंक्शन क्या होती है? एक्सटिंक्शन का मतलब है कि किसी स्पीशीज़ का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना। ये तब होता है जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाए या ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ वजह बन जाए। वाई स्पीशीज़ गो एक्सटिंक्ट? इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हैबिटेट का टूटना, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि हंटिंग, ओवर हार्वेस्टिंग, फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में बदलना, और इन्वेजिव स्पीशीज़ की वजह से, जैसे दूसरी जगहों से लाए गए जानवर, पौधे जो लोकल स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। और नेक्स्ट इसकी जो रीज़न है वो है जेनेटिक प्रॉब्लम, इन ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन कम होना, पॉपुलेशन साइज़ का गिरना। नेक्स्ट है ह्यूमन इम्पैक्ट। आजकल साइंस की एक्सटेंशन रेट 1000 टाइम ज़्यादा है नेचुरल रेट से। इसका मेन रीज़न ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की बहुत तेज़ी से बढ़ना, जिसकी वजह से फॉरेस्ट और हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रही हैं। यूरोप और अफ्रीका, एशिया, इंडोनेशिया में ज़्यादा देन हाफ हैबिटेट ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। साइंटिस्ट को डर है कि ग्लोबल वार्मिंग से और बहुत सी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी। 2015 की स्टडी के मुताबिक सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 5.2% स्पीशीज़ ख़त्म हो सकती हैं, अगर टेम्परेचर 2 सेंटीग्रेड से अबव चला गया तो। और अगर वार्मिंग और ज़्यादा हुई तो लगभग 16% स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में क्या है कि हंटिंग और हार्वेस्टिंग की वजह से बहुत सी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई हैं। हर साल 20 मिलियन ट्रॉपिकल फ़िश और 12 मिलियन कोरल एक्वेरियम ट्रेड के लिए लिए जाते हैं, जिससे नेचुरल पॉपुलेशन डिप्लेटेड हो रही हैं। नेक्स्ट है थ्रेटन्ड स्पीशीज़। थ्रेटन्ड स्पीशीज़ क्या हैं कि ये तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज़ मिलकर थ्रेटन्ड स्पीशीज़ की तादाद बढ़ा रही हैं। 21st सेंचुरी की शुरुआत में मैमल्स का 1/4 पार्ट थ्रेटन था। ग्रेट एप्स की 6 में से 4 स्पीशीज़ हाई रिस्क पर थी। बर्ड्स का 1/8 थ्रेटन था। WW रिपोर्ट 2016 के मुताबिक वर्ल्ड टैबलेट पॉपुलेशन 58% डिक्लाइन हो चुकी हैं। नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन ज़रूरी है। लाइफ स्टॉक फार्म और रिसर्च स्टेशन को इम्प्रूव करना होगा ताकि इंडिजीनियस ब्रीड्स को सस्टेनेबल तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। लाइव एनिमल जीन बैंक और न्यू ब्रीडिंग स्टेशन ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है एक्सपर्ट इन एनिमल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग प्रोग्राम को चलाने के लिए ट्रेंड एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। ब्रीड प्लान जैसे सिस्टम एवेल्युएशन और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल नीली रावी, साहिवाल, रेड सिंध। मॉलिक्यूलर जेनेटिक और आइडेंटिफिकेशन टेक्निक का भी इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी? ब्रीडर को चाहिए कि वो नॉन डिस्ट्रिक्ट मिक्स्ड पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक ब्रीड्स डेवलप करें। क्रॉप और लाइफ स्टॉक दोनों में जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि डिजीज स्क्रैप्टिबिलिटी कम हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। गोल ये है कि सब स्पीशीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू और सर्वाइवल दोनों इंप्रूव हो सकें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ वो स्पेशली डिफाइंड ज़मीनें हैं या पानी के इलाके होते हैं जिन्हें IUCN के मुताबिक लीगली या किसी इफेक्टिव सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जाता है ताकि नेचर को लॉन्ग टर्म कंजर्व किया जा सके, जिसमें इकोसिस्टम, स्पीशीज़ और कल्चरल वैल्यूज़ शामिल होती हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है। ये मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट में होता है, जैसे कि माउंटेन्स में, फॉरेस्ट, डेजर्ट, लेक्स, नेशनल बाउंड्रीज़ के आसपास। इनको हर मुल्क में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क, नेचर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एरियाज़, वाइल्डरनेस एरियाज़। प्रोटेक्टेड एरियाज़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दुनिया भर के कंट्रीज़ अपनी ज़रूरतें, लाज और रिसोर्सेज के मुताबिक इनको मैनेज और डिवेल्प करती हैं। अक्सर प्रोटेक्टेड एरियाज़ इंटरनेशनल एग्रीमेंट का भी पार्ट होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नेचुरा 2000। यूरोप प्रोटेक्शन की डिग्री और मैकेनिज़्म हर मुल्क में मुख्तलिफ होता है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। हिस्ट्री क्या है कि प्रोटेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट 200 BC तक जाता है, जब जब राजाओं की ज़मीन को हंटिंग रिजर्व बनाया जाता था। बाद में प्रोटेक्टेड एरिया पब्लिक रिक्रिएशन के लिए खोले गए। येलोस्टोन नेशनल पार्क को 1872 में दुनिया का पहला मॉडर्न प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है। 1900 में बायोडाइवर्सिटी लॉस का कंसर्न बढ़ा और प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंट टूल समझा जाने लगा। 1950 में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली और 1962 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस और नेशनल पार्क हुई। 1970 में कई इंपॉर्टेंट ग्लोबल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट बन गए, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, रमसार कन्वेंशन और बर्ड डायरेक्टिव। 1980-1990 में रीजनल फ्रेमवर्क और एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में 2000 के बाद प्रोटेक्टेड एरिया के ग्लोबल कवरेज में तेज़ी से इजाफा हुआ, खासकर मैरीन एरियाज़ में। कवरेज क्या है कि वर्ल्ड डेटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के मुताबिक दुनिया में 21 करोड़ से ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज़ मौजूद हैं। हर साल टेरेस्ट्रियल और मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ का एरिया स्टेडली बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज़। क्या है कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ डिफाइन करने का क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट मैकेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। ये आमतौर पर ऐसे इलाके होते हैं जहाँ इन्वायरमेंट, कल्चर या नेचुरल वैल्यू बहुत होती है। इन एरियाज़ की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। हर प्रोटेक्टेड एरिया का क्राइटेरिया अलग हो सकता है बेस्ड ऑन इट्स टाइप। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टाइप्स। IUCN का मतलब है के मुताबिक प्रोटेक्टेड एरियाज़ की गवर्नेंस 4 टाइप की होती है। गवर्नेंस बाय गवर्नमेंट क्या है कि फेडरल, नेशनल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एरिया को मैनेज करती है। कभी गवर्नेंस NGOs को डेलीगेट भी कर जा सकती है। शेयर्ड गवर्नमेंट क्या है कि को मैनेजमेंट 2 या ज़्यादा गवर्नमेंट या स्टेक होल्डर मिलकर मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट NGOs का जॉइंट मैनेजमेंट भी आ सकता है। प्राइवेट गवर्नेंस क्या है कि प्राइवेट लैंड ओनर NGOs, नॉन प्रॉफिट या फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को मैनेज करते हैं। गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस पीपल। लोकल कम्युनिटी क्या है कि इंडिजीनियस कम्युनिटी अपने एरिया को प्रोटेक्ट करती हैं। कम्युनिटी कंजर्व एरिया भी इस कैटेगरी में आता है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ वो इलाके होते हैं जहां इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जाता है। इन एरियाज़ को मैनेज करने का ज़रूरी होता है। इसके लिए लीगल प्रोटेक्शन ज़रूरी होती हैं। IUCN के मुताबिक प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कंजर्व करने के लिए कानूनी या किसी और इफेक्टिव तरीके की ज़रूरत होती है। हर कंट्री अपनी ज़रूरत और रूल्स के मुताबिक इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करती है। कानूनी इन्फॉर्मेंट हर मुल्क में मुख्तलिफ होती हैं। प्रोटेक्टिव एरियाज़ को आम तौर पर नेशनल गवर्नमेंट बनाती हैं। इनकी डिज़ाइनिंग 3 तरह की होती है। नेशनल लेवल के तौर पर होती है। कंट्री का नेशनल लॉ के ज़रिए बनाए जाते हैं। ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया इसी कैटेगरी में होते हैं। रीजनल लेवल क्या है कि ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया जो किसी रीजनल एग्रीमेंट या ट्रीटी के तहत बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया फॉर मिडटेरियन इंपॉर्टेंस नेचर। यूरोपियन यूनियन के तमाम मेंबर स्टेट में प्रोटेक्टेड एरियाज़ का मकसद इकोनॉमी एक्टिविटी को कंट्रोल करना और नेचर को डैमेज से बचाना होता है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ इंटरनेशनल लेवल पर भी बनाए जाते हैं। जब कि कभी कोई कंट्री किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट या कन्वेंशन पर साइन करती है तो इनके ज़रिए कंट्रीज़ अपना ग्लोबल कंजर्वेशन कमिटमेंट पूरा करती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाने के लिए 3 मेन कन्वेंशन हैं। रामसार कन्वेंशन, वेटलैंड खसूसन पानी के परिंदों की हैबिटेट की प्रोटेक्ट करना। अनसेको वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करना। अनसेको मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, नेचर एंड और ह्यूमन के सस्टेनेबल इंटरेक्शन को प्रमोट करना है। लीगल प्रोटेक्शन क्या है कि अगर प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल लेवल पर बनाए गए हो तो उसकी प्रोटेक्शन नेशनल लॉज के ज़रिए होती है। अगर एरिया रीजनल इंटरनेशनल लेवल पर हो तो प्रोटेक्शन तब होती है जब कंट्री ऑफिशियल या उस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दे, यानी फॉर्मली एक्सेप्ट कर ले। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे कि हर कन्वेंशन के रूल्स अलग अलग होते हैं। कुछ कन्वेंशन जैसे कि UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज रिक्वायर करते हैं कि साइट को नेशनल लेवल पर लीगली प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन कुछ जैसे कि रमसार है ये ज़रूरी नहीं करते। इंटरनेशनल प्रोटेक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि प्रोटेक्टेड एरिया इंटरनेशनल अटेंशन हासिल करते हैं और उनको बहुत सी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट मिलता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये इंस्टीट्यूशन इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड एरियाज़ को डैमेज ना करें। अक्सर एडिशनल रिक्वायरमेंट भी होती हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर से कंसल्टेंट कंजर्वेशन गोल्स के अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोग्राम। कुछ एडिशनल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया को कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी रिकॉग्नाइज करते हैं जिनका मकसद नेचर को लीगली प्रोटेक्ट करना होता है। एग्जांपल है RSB सस्टेनेबल बायोमेट्रिक, ARM रिस्पॉन्सिबल मीनिंग, ARJC RSPO, FSC आर्ट्स, CCBA बायोडाइवर्सिटी। ये प्रोग्राम इंश्योर करते हैं कि हाई कंजर्वेशन वैल्यू एरिया को डैमेज ना हो, उनकी प्रोटेक्शन इंप्रूव हो। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस क्या है। हर प्रोटेक्टेड एरिया को बायोडाइवर्सिटी वैल्यू अलग होती है। IUCN के मुताबिक हर प्रोटेक्टेड एरिया का गोल नेचर को लॉन्ग टर्म कंजर्व करना होता है। किसी एरिया की बायोडाइवर्सिटी समझने के लिए डिटेल सर्वे की ज़रूरत होती है। सोशियो कल्चर वैल्यू क्या होती है। प्रोटेक्टेड एरिया के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चर इंपॉर्टेंट भी होती हैं। इन वैल्यूज़ को समझने के लिए साइट लेवल डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी क्या होती हैं कि IUCN प्रोटेक्टेड एरिया को उनके मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के मुताबिक क्लासीफाई करता है। ये कैटेगरी यूनाइटेड नेशन और नेशनल गवर्नमेंट के ज़रिए वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जाती हैं।
ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुकी हैं जो कानून में भी इंक्लूड की जाती हैं। यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो काइंडली मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।